नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वन एक्ट प्ले के बारे में जिसका नाम है राइडर्स टू द सी, जिसको जॉन मिलिंगटन सेंज ने लिखा था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। ओके सुनाओ, पहले हम बात करते हैं अपने प्ले के राइटर जॉन मिलिंगटन सेंज के बारे में। सेंज एक आयरिश प्लेराइट होने के साथ साथ प्रोस राइटर भी थे और पोएट भी थे। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर थे। एबे थिएटर के को फाउंडरों में से एक थे। ट्रिनिटी कॉलेज और रॉयल आयरिश अकेडमी ऑफ म्यूज़िक से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने जर्मनी से की। इन्होंने अपने म्यूजिशियन बनने के प्लान को छोड़कर लिटरेचर और लैंग्वेज के ऊपर कंसंट्रेट किया। 1896 में इनकी मुलाकात विलियम बटलर येट्स से हुई और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। येट्स ने ही इनको क्रिटिकल ऐसे लिखने की जगह आर्न आइसलैंड के मैट्रिकल लाइफ के बारे में लिखने के लिए इनकरेज किया। उन्हीं के कहने पर सेंज 1898 से लेकर 1902 तक का जो टाइम पीरियड है वो टाइम उन्होंने अपना आयरलैंड में बिताया। और इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ की कल्चर लैंग्वेज वगैरह, इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत सारे वर्क्स भी लिखे, लाइक द आर्न आइसलैंड्स, इन द शैडो ऑफ द ग्लेन, राइडर्स टू द सी जो कि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है, द वेल ऑफ द सेंट्स एंड द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि उनकी सबसे फेमस वर्क है। अब हम बात करते हैं हमारे प्ले के बारे में। ये जो प्ले है राइडर्स टू द सी, ये पब्लिश हुई थी इन 1903 में और फिर 1904 में इसे परफॉर्म किया गया था इन डबलिन। इसका जो जॉनर है, अगर हम जॉनर की बात करें तो ये वन एक्ट की ट्रेजेडी है। इसमें आयरिश रूरल लाइफ को शो किया गया है। सेटिंग है इसकी आर्न आइसलैंड में, जो कि आयरलैंड का एक आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिकली इसका जो सब्जेक्ट है वो है सफ़रिंग। कहानी की शुरुआत इसी आर्न आइलैंड से होती है, जहाँ पे एक कॉटेज बना हुआ है जिसमें एक लड़की रहती है कैथलीन नाम से, जो कि 20 इयर्स की है। वो अपने घर के कामों में व्यस्त थी, तभी उसकी छोटी सिस्टर आती है जिसका नाम है नोरा, और वो अपने साथ कपड़ों का एक ढेर लेकर आती आती है। और उस कपड़ों के ढेर को वो अपने सिस्टर को दिखाती है, तो वो कहती है कि इसमें उनके भाई माइकल के भी कपड़े हो सकते हैं, जो कि एक समुद्र यात्रा में गया हुआ था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला कि वो मर गया है कि जिंदा है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया था। एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और एक प्राइस ने उन्हें बताया था कि पास के एक गांव में एक नौजवान की डेड बॉडी मिली है और वो उनका भाई माइकल हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, उन कपड़ों के ढेर को छुपा देते हैं ताकि उसकी माँ मारिया उसे देख ना ले, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी दुखी थी, काफ़ी डिप्रेशन में थी, क्योंकि उनके घर में जितने भी मेल फिगर थे या हम कहे आदमी थे, सभी की ऐसे ही मौत हो चुकी थी। यहाँ पे एक नोट आउट करने वाली बात ये एक है जो जिसको आप लोग याद रखिएगा कि मारिया जो थी उसके टोटल 8 बच्चे थे, जिसमें 2 जो थी वो लड़की थी जो कि है नोरा और कैथलीन, और बाकी के बचे 6 उसके सन थे, लड़के थे, जिसमें 5 की तो मौत हो चुकी है और एक छोटा बेटा जिसका नाम है बार्टले वो ज़िंदा था। और साथ ही साथ मारिया के जो हस्बैंड और जो उसके फादर इन लॉ थे वो उनकी भी मौत ऐसे ही समुद्र यात्रा में जाने के दौरान हो गई थी। अब यहाँ क्या दिखाया जाता है कि उसका जो छोटा और आखिरी लड़का बचा हुआ था जिसका नाम था
बार्टले वो डिसाइड करता है कि वो समुद्र पार कर एक मेले में जाएगा और उसमें उसके घर में जो घोड़े थे उनको बेचकर पैसा लेकर आएगा। लेकिन मारिया उसे कहती है कि बाहर का मौसम जो है वो ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन बार्टले उसकी एक नहीं सुनता और अपनी माँ से ब्लेसिंग्स लिए बिना ही वो चला जाता है। तो मारिया की जो बड़ी बेटी है कैथलीन उसे बहुत सुनाने लगती है कि आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो, आपको उसे ब्लेसिंग्स देनी चाहिए थी। और इस वजह से बार्टले जो है वो खाना लेना भी भूल गया था। तो मारिया डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी अपने बेटे को खाना देने, और साथ ही साथ क्या करेगी, वो ब्लेसिंग भी दे आएगी। तो वो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करती है, वो वापस लौट कर आती है और काफ़ी डरी हुई थी, मतलब पागल जैसा बिहेव कर रही थी, कुछ कह नहीं पाती है वो। तो उसकी जो बड़ी बेटी है कैथलीन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि उसने देखा कि बाटली के पीछे पीछे माइकल भी जा रहा था। तो कैथलीन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्राइस ने तो मुझे बताया था कि माइकल की डेथ हो चुकी है। तो तब क्या होता है, मारिया ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि वो माइकल नहीं, माइकल का भूत था और अब बाटली भी लौट कर नहीं आएगा, वो भी ऐसे ही मारा जाएगा। तभी उनके घर कुछ लोग आते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि बाटले की मौत मौत भी डूबने समुद्र में डूबने की वजह से हो गई है। ये सुनकर मारिया कहती है कि अब वो चैन से सो सकती है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। उसके घर में जितने भी मेल थे, उसके हस्बैंड, उसके फादर इन लॉ और उसके सभी बेटे को एक एक कर समुद्र ने उससे छीन लिया। तो यहीं पर ये प्ले भी ख़त्म होता है। वन एक्ट की प्ले में स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Okay, so that is the end of the video, guys. If you really like the video, then give it a big thumbs up, and also do comment, share, and don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं next video में. Till then, stay tuned. Bye bye.